विजय माल्या, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? किंग ऑफ गुड टाइम्स, है ना? शानदार पार्टियां, फॉर्मूला 1 टीम, एक आईपीएल क्रिकेट टीम और एक बहुत बड़ा सपना, एक ऐसी एयरलाइन बनाने का सपना जो आसमान में लग्जरी की परिभाषा ही बदल दे। आज हम इसी सपने यानी किंगफिशर एयरलाइंस के ऊंचे उड़ने और फिर जमीन पर आ गिरने की कहानी की गहरी पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें बिजनेस केस स्टडीज हैं, माल्या की लाइफस्टाइल पर कई आर्टिकल्स हैं और उनके कानूनी मामलों पर भी कुछ ताज़ा जानकारी है। हमारा मकसद सिर्फ सुर्खियों से आगे बढ़कर उन वजहों को समझना है जिनकी वजह से भारत की सबसे ग्लैमरस एयरलाइंस में से एक बस इतिहास बनकर रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2005 किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत हुई और ये सिर्फ एक और एयरलाइन नहीं थी। ऐसा लगता है कि ये विजय माल्या के अपने ब्रांड का एक एक्सटेंशन थी। बिल्कुल, उनकी पर्सनैलिटी का आईना। उनका मानना था कि उनकी लाइफस्टाइल ही उनके ब्रांड की पहचान है और ये एयरलाइन में साफ झलकता था। यात्रियों को पैसेंजर नहीं, गेस्ट मतलब मेहमान कहा जाता था। अच्छा। जहां दूसरी एयरलाइंस ठंडे सैंडविच देती थीं, यहां गरम खाना परोसा जाता था। हर सीट पर पर्सनल टीवी स्क्रीन, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि एयर होस्टेस का चुनाव भी खुद विजय माल्या करते थे। हाँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो उनके वर्ल्ड क्लास सर्विस के विजन से मेल खाएं। और देखिए, शुरू में ये रणनीति जबरदस्त काम कर गई। किंगफिशर को स्काई ट्रैक से 5 स्टार रेटिंग मिली। अच्छा। हाँ, ये रेटिंग पाने वाली वो भारत की अकेली एयरलाइन थी उस समय। कंपनी ने बहुत तेजी से विस्तार किया और अप्रैल 2011 आते आते ये 20.9% की बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन चुकी थी। इंडिगो और जेट एयरवेज से भी आगे। दोनों से आगे, वो टॉप पर थे। वाह, मतलब बिल्कुल शिखर पर। तो फिर गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? जब सब कुछ इतना शानदार चल रहा था तो कहानी पलटी कैसे? कहानी पलटी पर्दे के पीछे। देखिए, बाहर से सब कुछ 5 स्टार था, लेकिन इंजन के अंदर मतलब कंपनी के ऑपरेशनल मॉडल में एक बहुत ही बुनियादी और महंगी गड़बड़ हो रही थी। अच्छा। एक ऐसी गलती जिसे इंडस्ट्री का कोई नया खिलाड़ी भी करने से बचता है, और वो गलती थी किंगफिशर का एयरक्राफ्ट कलेक्शन। एक मिनट, मुझे यहाँ रोकिए। एयरक्राफ्ट कलेक्शन सुनने में तो ये काफी स्मार्ट मूव लगता है। मतलब आपके पास हर रूट के लिए एक परफेक्ट साइज का प्लेन है। दिल्ली मुंबई जैसे बिजी रूट के लिए बड़ा एयरबस A320, लंबी इंटरनेशनल उड़ानों के लिए और भी बड़ा वाइड बॉडी A330 और छोटे शहरों को जोड़ने के लिए छोटा टर्बोप्रॉप ATR। इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत हर जगह। ये कागज पर अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में ये एक ऑपरेशनल दुस्वप्न है। दुस्वप्न? हाँ, चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी दिक्कत शुरू होती है कॉकपिट से। आपके पास 3 अलग अलग तरह के विमान हैं, मतलब आपको 3 अलग अलग तरह के पायलट चाहिए। अच्छा, तो मतलब एक A320 उड़ाने वाला पायलट सीधे ATR पर जाके नहीं बैठ सकता? बिल्कुल नहीं, हर अलग मॉडल के विमान के लिए पायलट को फिर से एक बिल्कुल नई और बहुत महंगी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसे टाइप ट्रेनिंग कहते हैं। ओह अच्छा। ये ऐसा है जैसे आप कार चलाना जानते हैं, पर ट्रक चलाने के लिए आपको एक अलग लाइसेंस और ट्रेनिंग चाहिए। तो किंगफिशर को 3 अलग अलग पायलट पूल मैनेज करने पड़ रहे थे। ये बहुत महंगा और बहुत जटिल काम है। समझ गई। ये तो सिर्फ पायलट की बात हुई, और क्या दिक्कतें थी? दूसरी बड़ी दिक्कत है मेंटेनेंस। 3 तरह के विमान मतलब 3 तरह के स्पेयर पार्ट्स। हाँ, ये तो है। हर विमान के इंजन अलग, लैंडिंग गियर अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग। आपको तीनों के लिए एक विशाल इन्वेंट्री बनाकर रखनी होगी, जिससे पैसा ब्लॉक होता है और वेयरहाउसिंग का खर्चा बढ़ता है। और तीसरी दिक्कत है ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए आपको सिमुलेटर्स चाहिए होते हैं। किंगफिशर को 3 अलग अलग और करोड़ों के सिमुलेटर्स खरीदने पड़े या लीज पर लेने पड़े। तो मतलब जो चीज बाहर से ताकत लग रही थी वो असल में कंपनी को अंदर से खोखला कर रही थी। एकदम। इसकी तुलना अगर हम इंडिगो से करें, जिसने लगभग उसी समय शुरुआत की थी, उन्होंने क्या किया? सिर्फ एक ही तरह के विमान A320 पर फोकस किया। हाँ, उनका तो पूरा फ्लीट A320 का ही बिल्कुल। तो एक ही तरह के पायलट, एक ही तरह के स्पेयर पार्ट्स, एक ही तरह का मेंटेनेंस। नतीजा, एक केस स्टडी बताती है कि सिर्फ विमानों को लीज पर लेने का खर्च, सिर्फ लीजिंग का खर्च किंगफिशर का इंडिगो से 40% ज्यादा था। 40%? हाँ, ये सालाना करीब 450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ था। ये पैसा सीधे सीधे कंपनी के मुनाफे को खा रहा था। माल्या ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि नुकसान खाने और मनोरंजन की वजह से हुआ, लेकिन असली वजह
असली वजह ये ऑपरेशनल गलती थी। तो मतलब कंपनी की नींव में ही एक तरह का ऑपरेशनल टाइम बॉम्ब लगा हुआ था। और लगता है कि इस बम पर ध्यान देने के बजाय माल्या ने एक और बड़ा दांव खेलने का फैसला कर लिया। हाँ, एयर डेक्कन को खरीद लेना। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे रोल्स रॉयस बनाने वाली कंपनी मारुति 800 बनाने वाली कंपनी को खरीद ले। दोनों का मॉडल मतलब बिल्कुल ही अलग था। आपकी एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। एयर डेक्कन भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन थी। उनका नारा था सिंपली फ्लाई। हाँ, आम आदमी की एयरलाइन। आम आदमी की एयरलाइन। और किंगफिशर एक अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी एयरलाइन थी। इन दोनों के बीच कोई तालमेल, कोई सिनर्जी थी ही नहीं। तो फिर उन्हें खरीदा ही क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक था? लॉजिक बिजनेस का नहीं था, बल्कि एक नियम को बाईपास करने का था। अच्छा। तो उस समय के नियमों के मुताबिक किसी भी एयरलाइन को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए कम से कम 5 साल तक घरेलू रूट पर ऑपरेट करना जरूरी था। किंगफिशर इंटरनेशनल उड़ानें शुरू करने के लिए बेताब थी, पर उनके पास 5 साल का अनुभव नहीं था। एयर डेक्कन के पास था। तो ये एक शॉर्टकट था। ये एक शॉर्टकट था। उन्होंने पूरी की पूरी एयरलाइन ही खरीद ली। और इसका नतीजा क्या हुआ? ब्रांड के लिए तो ये बहुत कंफ्यूजिंग रहा होगा। बहुत खराब रहा। इस विले ने किंगफिशर रेड को जन्म दिया, जो कि एयर डेक्कन का नया नाम था। अब ग्राहकों में भारी कंफ्यूजन। एक ही ब्रांड के तहत एक 5 स्टार फुल सर्विस एयरलाइन भी है और एक लो कॉस्ट नो फ्रिल्स एयरलाइन भी। किंगफिशर अपनी प्रीमियम पहचान खोने लगी और वित्तीय तौर पर यह सौदा विनाशकारी साबित हुआ। इस डील के बाद लगातार 3 सालों तक किंगफिशर को हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ। हर साल 1000 करोड़ का घाटा? हमारे सोर्सेज में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। शायद माल्या ने एविएशन इंडस्ट्री को अपने शराब के बिजनेस की तरह समझ लिया। लोग महंगी शराब के लिए, ब्रांड के लिए ज्यादा पैसे दे सकते हैं, लेकिन हवाई यात्रा, खासकर घरेलू यात्रा, वो तो एक जरूरत है। बिल्कुल। लोग आराम चाहते हैं, लेकिन एक हद तक ही उसके लिए ज्यादा पैसे देंगे। कीमत यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने लग्जरी को सर्विस से ऊपर रख दिया, और जब बाहरी झटके लगने शुरू हुए तो ये मॉडल पूरी तरह बिखर गया। 2008 की वैश्विक मंदी आई और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। हाँ, वो तो पूरी दुनिया के लिए मुश्किल समय था। बिल्कुल। और हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक सिर्फ 1 साल के अंदर किंगफिशर का फ्यूल पर होने वाला खर्च उसके कुल रेवेन्यू का 35% से बढ़कर 50.58% हो गया। 50% से ज्यादा? मतलब कंपनी जो भी कमा रही थी उसका आधा से ज्यादा तो सिर्फ तेल खरीदने में जा रहा था। जी। और इस भारी संकट के समय कंपनी अंदर से भी लड़खड़ा रही थी। किंगफिशर ने बैंकों से भारी कर्ज ले रखा था, लेकिन लागत इतनी ज्यादा थी कि वो कभी मुनाफे में आ ही नहीं पाई। जल्द ही हालात इतने बिगड़ गए कि कर्मचारियों को महीनों तक सैलरी नहीं मिली। मैंने पढ़ा है कि हवाई अड्डों की फीस और सरकारी टैक्स भी नहीं चुकाए गए। हाँ, वो सब बकाया था। मैनेजमेंट में भी अस्थिरता थी। बार बार सीईओ बदले जा रहे थे, जिससे कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लागू ही नहीं हो पा रही थी। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि माल्या के बेटे सिद्धार्थ को भी मैनेजमेंट में एक बड़ी भूमिका दी गई थी। हाँ, जिनके पास इस इंडस्ट्री का कोई खास अनुभव नहीं था। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि एयरलाइन धीरे धीरे ठप पड़ने लगी। वेंडर्स ने पैसे न मिलने पर स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर दिया। बिना मेंटेनेंस और पार्ट्स के विमान उड़ नहीं सकते थे। तो विमान ग्राउंडेड होने लगे। हाँ, 2012 तक किंगफिशर के 66 में से 40 विमान जमीन पर खड़े थे, उड़ने की हालत में ही नहीं थे। आखिरकार अक्टूबर 2012 में डीजीसीए ने उनका फ्लाइंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया। और भारत की सबसे ग्लैमरस एयरलाइन की उड़ान हमेशा के लिए रुक गई। हमेशा के लिए। ये बात तो अविश्वसनीय लगती है। मतलब एक तरफ कंपनी डूब रही थी, कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, और दूसरी तरफ माल्या की भव्य जीवन शैली वो वैसी की वैसी ही चल रही थी। बैंगलोर में 34 मंजिला किंगफिशर टावर्स के ऊपर एक व्हाइट हाउस जैसा स्काई मेंशन बनाने का उनका सपना, वो आज भी वहां एक अजीब से स्मारक की तरह अधूरा खड़ा है। उस महत्वाकांक्षा की याद दिलाता है जो हकीकत से कोसों दूर चली गई थी। इसके बाद शुरू हुआ कानूनी कार्रवाई का दौर। बैंकों का पैसा। हाँ, 17 बैंकों का एक समूह किंगफिशर पर 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाये का दावा कर रहा था। माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया। मतलब ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहा। बिल्कुल। इस तरह के मामलों से निपटने के लिए सरकार को 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जैसा नया कानून तक बनाना पड़ा। और मार्च 2016 में, इससे पहले कि कानूनी शिकंजा और कसता, विजय माल्या भारत छोड़कर लंदन चले गए। हाँ, और तब से भारत सरकार उन्हें ब्रिटेन से इंडिया वापस लाने की लगातार कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में फिर दोहराया है
कि वो भगोड़ों को मुकदमे का सामना करने के लिए वापस लाने को लेकर पूरी तरह से कमिटेड हैं। और हाल ही में ये मामला फिर से गर्मा गया। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर एक सवाल उठाया था। हाँ, मैंने भी देखा था। उन्होंने लिखा कि जब माल्या के 9,000 करोड़ रुपए के बकाये का निपटारा हो चुका है तो उन्हें ही राजनीतिक पंचिंग बैग क्यों बनाया गया है, जबकि उनसे कहीं बड़े डिफॉल्टर्स पर इतनी चर्चा नहीं होती। इस पर विजय माल्या ने भी खुद जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि 6,203 करोड़ के कर्ज के बदले बैंकों ने उनकी संपत्ति बेचकर 14,100 करोड़ रुपए की वसूली कर ली है। अच्छा? अब देखिए, हम इन दावों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ ये बताना है कि पब्लिक में क्या बहस चल रही है और दोनों पक्षों के क्या तर्क हैं। ये मामला अब सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि राजनीतिक और कानूनी भी बन चुका है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटे तो ये साफ है कि किंगफिशर एयरलाइंस सिर्फ बुरी किस्मत या खराब अर्थव्यवस्था की वजह से नहीं डूबी। बिल्कुल नहीं। इसकी नींव में ही एक मूलभूत रणनीतिक गलती थी। 3 अलग-अलग तरह के विमानों का बेड़ा रखना, वो पहली और सबसे बड़ी गलती थी। और उस गलती के ऊपर गलत फैसलों की एक पूरी श्रृंखला बना दी गई। हाँ, जैसे एयर डेकन को खरीदना और लागत पर कोई नियंत्रण ना रख पाना। माल्या का करिश्मा और उनका ब्रांड शुरू में तो कंपनी को आसमान में ले गया, लेकिन एविएशन का बिजनेस सिर्फ ग्लैमर से नहीं चलता। नहीं, वो बारीक ऑपरेशनल मैनेजमेंट और वित्तीय अनुशासन से चलता है। और किंगफिशर इन दोनों ही मामलों में फेल हो गई। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किसी संस्थापक का व्यक्तिगत ब्रांड और उसकी छवि एक कंपनी को कहां तक ले जा सकती है, और वो कौन सा मोड़ आता है जब वही किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली पहचान कंपनी पर एक बोझ बन जाती है। या जैसा कि कुछ विश्लेषक कहते हैं, क्या किंगफिशर एयरलाइंस कभी एक गंभीर टिकाऊ बिजनेस बनने के लिए थी ही नहीं, मतलब बल्कि माल्या के शराब के साम्राज्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा विज्ञापन अभियान थी।